नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। कोरोना वायरस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही पावरफुल वायरस है। इस वायरस के खतरनाक होने का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जो ताज़ी शोध है वो ये बता रही है कि सिर्फ फेफड़ों नहीं बल्कि आपकी आंतों में भी ये वायरस छिपा हो सकता है, और जैसे ही आपकी इम्यूनिटी कम होगी ये खतरनाक वायरस आपके ऊपर हमला बोल देगा और बहुत ही चमत्कारिक तरीके से आपके शरीर के सारे आंतरिक अंग एक एक करके काम करना बंद करते हैं और पूरा सिस्टम आपके इंटरनल ऑर्गन शट डाउन कर देता है, और उसी वजह से लोगों को हृदय गति रुकती है और मृत्यु हो जाती है, सांस लेने में भयानक तकलीफ होती है। ये सब कुछ ताज़ा शोध है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो आज की शोध और उनके जो आज की डिटेल्स है उन्होंने एक लेक्चर भी इस सिलसिले में आयोजित किया था और उस लेक्चर का हिस्सा मैं भी था। तो उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो ओपिनियन है वो ये बताती हैं कि इस वायरस का फ़िलहाल कोई इलाज अभी साल डेढ़ साल आने की कोई उम्मीद नहीं है, और ऐसी कोई वैक्सीन अगर आपको कोई बता रहा है तो वो आपको अंधेरे में रख रहा है। तकरीबन दुनिया के किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम 1 से 1.5 साल लगेंगे इसकी वैक्सीन को बनाने में। उसका कारण क्या है कि इसके जो जीनोम है और इसका आरएनए ये लगातार बदल रहा है, इसका बिहेवियर पैटर्न लगातार बदल रहा है। लिहाजा जब तक संपूर्ण स्टडी नहीं हो जाएगी और इसके सारे पहलुओं पर चर्चा नहीं हो जाएगी, इसके हर जीनोम को स्टडी नहीं कर लिया जाएगा, तब तक किसी भी प्रकार के वैक्सीन की उम्मीद करना फ़िलहाल बेमानी है। तो जब तक इसकी कोई दवा नहीं बनेगी तब तक कोरोना वायरस दुनिया में रुकेगा कैसे, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो जिस मर्ज की दवाई ना हो तो उसका फिर इलाज करने की दावे कहाँ तक हो सकते हैं। तो हम कोरोना वायरस को कैसे रोकें? दुनिया के पास इस ऐसी क्या तकनीक है, ऐसे क्या इलाज हैं, मेडिकल साइंसेज में ऐसे क्या उदाहरण मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि हम कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बड़ी तादाद में लोग रिकवर हो रहे हैं। जी बिल्कुल रिकवर हो रहे हैं, कोरोना वायरस को ख़त्म भी कर रहे हैं। इसके जो 3 चरण हैं इस वायरस के, अगर प्रथम चरण तक स्थिति आपकी पता चल जाती है और ये बात पता चल जाती है कि आप इस वायरस के शिकार हैं और आप कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, तो आपके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो इस वायरस को ख़त्म कर सकती है, उसको निचले स्तर पर ले जा सकती है। लेकिन किसी को भी कंप्लीट निगेटिव घोषित नहीं किया जा सकता तब तक जब तक ये वायरस आपके शरीर के आंतरिक अंगों का हिस्सा हो, और ऐसे में जब तक आपको कभी किसी भी वक्त आपकी इम्यूनिटी कम हुई तो ये आप पर हमला बोल सकता है। तो इस वक्त के जैसे हालात हैं वो बताते हैं कि मेडिकल साइंस फ़िलहाल फेल है। प्रिकॉशन ही इस वायरस से लड़ने का एक विकल्प और एकमात्र इलाज है जो हमें करना चाहिए। दुनिया भर की 4 अरब आबादी फ़िलहाल लॉकडाउन है, जो अपने घरों में बंद हैं, काम धंधा सब ठप्प पड़ा हुआ है। अमेरिका से लेकर जापान तक हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया के 200 से ज़्यादा मुल्क इस महामारी की चपेट में हैं। 2-3 इसके बड़े कारण स्पष्ट हुए। इसका सामाजिक आर्थिक जो इसके दुष्परिणाम इस वायरस के चलते लोगों को झेलने पड़ रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दुनिया को क्या करना चाहिए ताकि हमारी आपकी रोजी रोटी भी चलती रहे और इसका इलाज भी होता रहे, एक ये भी विषय है। दूसरा विषय ये है कि जो सोशल माइग्रेशन बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में हुआ है, भारत जैसे विकासशील देशों में बड़ी तादाद में सोशल माइग्रेशन हुआ है, उसका क्या कोई शोध हुआ है? उसका कोई डेटा दुनिया के पास मौजूद है जो ये बताए कि इसका क्या दुष्परिणाम समाज पर आया है? कितने लोगों की रोजी रोटी गई, कितने लोगों का जीवन बदला, कितने लोग बीमार हुए, कितने कोरोना संक्रमण के चलते बर्बाद हुए और कितने लोग उसके दुष्परिणाम यानी आफ्टर इफेक्ट के कारण बर्बाद हो रहे हैं या हो चुके हैं? इसका कोई एक सोशल माइग्रेशन का कोई शोध भारत के विश्वविद्यालयों को और हमारे बुद्धिजीवियों को करना चाहिए, जो लॉकडाउन में अपने घरों में बंद होकर सिर्फ कोरोना वायरस पे चर्चा करते हैं, उन्हें इस पे शोध करना चाहिए। और दुनिया ने और उत्तर प्रदेश देश को ये बताना चाहिए कि इस सोशल माइग्रेशन का क्या इम्पैक्ट भारत और दूसरे देशों पर पड़ रहा है, पहली बात। दूसरा एक और महत्वपूर्ण विषय है कि इस वायरस के चलते जो कुछ भी भारत में, उत्तर प्रदेश में या देश दुनिया के हालात हैं वो कितनी तेज़ी से बदल रहे हैं। दुनिया को क्या करना चाहिए? 2 तरह की लड़ाइयाँ हैं भाइयों बहनों, 2 तरह की। एक वो लड़ाई जो कोरोना के खिलाफ विकसित देश लड़ रहे हैं, जो रिसोर्सफुल हैं, जो पैसे से भी रिसोर्सफुल हैं, संसाधनों के मामले में भी उनके पास पर्याप्त है, और वो कोरोना से आंख में आंख मिलाकर लड़ रहे हो, चाहे इटली हो, फ्रांस हो, स्पेन हो या चाइना रहा हो या फिर अमेरिका हो। अब क्लास 2 आता है जो विकासशील देश हैं,
ये कैसे कोरोना से लड़ें? इनके सामने तो समस्या दूसरी है। ये कोरोना से ज़्यादा अपने देश में भूख से, अपने देश में बेरोजगारी से, अपने देश में बेकारी से, अपने देश में अर्थव्यवस्था के ठप हो जाने का शिकार हैं। कोरोना विकासशील या पुअर कंट्रीज की लड़ाई के अंतिम पायदान में है। हमारी पहली प्राथमिकता तो अभी भूख से लड़ने की होगी, जो विकासशील देश है। सिर्फ भारत ही नहीं, तमाम ऐसे देश हैं। गरीब देश भी हैं, इक्वाडोर जैसे, जहाँ संभाले नहीं संभल रहा है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम कंप्लीटली कोलैप्स हो गया है। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, पर दुनिया में क्या हो रहा है भाइयों बहनों, ये आपको पता होना चाहिए। आपने मालूम होना चाहिए कि किस देश ने किस तरह से इससे लड़ा, किसने अपने यहाँ स्मार्ट लॉकडाउन बनाया, किसने अपने यहाँ कौन कौन सी चीज़ों में डिस्टेंसिंग मेंटेन की, किसने इस युद्ध को किस प्रकार से लड़ा। इतिहास उसी का जाना जाएगा, लोग उसी को सराहेंगे जो योजनाबद्ध तरीके से पूर्व निर्धारित योजना के हिसाब से अपने देश को चलाएगा। भारत के समक्ष चुनौतियां बड़ी विकराल हैं। हम 133 करोड़ का मुल्क हैं। हमारे यहाँ बड़ी विविधताएं हैं। हमारे यहाँ डेली वेजेस, किसान, मजदूर, नौकरी पेशा, इंडस्ट्रियलिस्ट, कारपोरेट, सबकी अलग अलग समस्याएं हैं, सबकी अलग अलग विविधताएं हैं। भारत सरकार या हो उत्तर प्रदेश सरकार, इनके सामने चैलेंजेस बड़े हाई हैं। इन चैलेंजेस का मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे पास कोई एक बढ़िया कार्य योजना है। कार्य योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कार्य योजना व्यापार के क्षेत्र में, कार्य योजना आर्थिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, और कार्य योजना ग्राउंड गवर्नेंस में, जिसे हम ज़मीनी हकीकत कहते हैं। जिन्होंने भी ग्राउंड गवर्नेंस पे ध्यान दिया, उन कंट्रीज़ ने कोरोना वायरस और उससे उपजे दुष्परिणामों से बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। और जिन्होंने ग्राउंड गवर्नेंस पे कम, बाकी बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया, उनके यहाँ इस वायरस ने बड़ी विकराल तबाही मचाई हुई है। जो रिसोर्सफुल हैं वो हैंडल कर रहे हैं, जो मैच्योर्ड सोसाइटी हैं उसको एक्सेप्ट कर रही हैं, और लेकिन जो विकासशील और पुअर कंट्रीज़ हैं उनके समक्ष आने वाला वक्त बहुत बदला हुआ होगा। तो कोरोना के बाद की दुनिया बहुत बदली हुई होगी। कोरोना के साथ जीना हमें सीखना होगा, और कैसे दुनिया भर के हालात बदलेंगे, हमें इस पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। ये ना तो राजनीति का वक्त है, न ये बताने का वक्त है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। कोरोना हर इंसानी जिस्म की तलाश में है, वो चाहे प्रधानमंत्री हो या मजदूर हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी तलाश में है। उसे एक इंसानी जिस्म चाहिए। वो कोरोना है, बहुत घातक है और बहुत पावरफुल है। अमेरिका जैसी कंट्री उसके सामने लेट गए हैं। हम आपकी क्या विसात है? ये बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये समझें कि हालात हमारे सामने बहुत बिगड़े हैं। 1 महीना 1 दिन हो गया हमको लॉकडाउन में गए बहनों भाइयों। 1 महीना 1 दिन। क्या इन 1 महीना 1 दिन में हालात कोरोना के बदल गए? क्या हम कोरोना को रोक पाए? हाँ, रोके। हमने रोका, उसकी रफ्तार कम कर दी। भारत में 23,000 मिले हैं अब तक, जब हम सीमित मात्रा में टेस्ट कर रहे हैं तब, और प्रतिदिन रफ्तार बढ़ रही है। जब हमने लॉकडाउन अनाउंस किया था 500 थे, आज 23,000 हैं। तब मरने वालों की संख्या 2.5 भी नहीं थी, आज मरने वालों की संख्या 742 हो गई है। प्रतिदिन ये आंकड़ा बढ़ रहा है। लिहाजा ये गलतफहमी होगी कि आप 3 मई को सब कुछ नॉर्मल व्यवस्था आ जाएगी। न्यू नॉर्मल अब कुछ और होगा, हमें उसके साथ जीना सीखना होगा। ये क्या होगा? तो मैंने आज एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, नेशनल पर्सपेक्टिव में, उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव में, शहरों के पर्सपेक्टिव में और गाँव के पर्सपेक्टिव में एक डिबेट आमंत्रित की है। मैं चाहता हूं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा गंभीरतापूर्वक सुने, क्योंकि एक्सपर्ट्स को हमने आमंत्रित किया। इनकी बात सुनिए, समझिए, और कोरोना के साथ दोस्तों, भाइयों बहनों, जीना सीखिए। मेरे साथ अमित पुरी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से। दीपक सिंघल साहब फार्मर चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और 38-39 साल का इनके पास बड़ा लंबा अनुभव है। मेरे साथ SM अशरफ साहब जुड़ रहे हैं लंदन से। दुर्भाग्यवश ये गए थे घूमने और फंस गए वहीं पे। 1 महीने से ये जनाब लंदन में कहीं शरण लिए हुए हैं। अब 1 महीना हो गया, पता नहीं इनके पास पैसे वैसे ही बचे कि नहीं, अभी पूछेंगे इनसे। और डॉक्टर अनूप अग्रवाल मेरे साथ हैं, और नंदिनी प्रियदर्शनी। बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो दीपक सिंघल साहब, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आज एक ओपन फोरम में हम लोग एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे बात करें, और ये समझें कि क्या अब ये वक्त आ गया है कि आर्थिक मामलों में हमको कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस, जो हमारे आर्थिक मामलों में अभी तक की सोच रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे देश की हो, चाहे दुनिया की,
अब हमको कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस से बाहर आना पड़ेगा और आपकी वो लाइन में याद करता हूं कि अभी हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। गो अहेड सिंघल साहब। जी नमस्कार। आपके टेलीविज़न चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो जो हमारे कोरोना के योद्धा हैं जो कि लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सबके बिहाफ पर फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके प्रति नमन। चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, चाहे पत्रकार हों, सब लोग ने जो अपने जान जोखिम में डाल के इस लड़ाई में भारतवर्ष में, प्रदेश में जो कार्य कर रहे हैं, उनको प्रति नमन। जहाँ तक आपने बात कही है, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा, अब जो समझ में आ रहा है पिछले 1 महीने के अनुभव के आधार पर, कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि शायद इसमें हर एक को इससे गुजरना ना पड़े। ये सोचना पड़ेगा कि ये एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसमें कि किसको है, किसको इन्फेक्शन हो जाए, कब हो जाए, कहाँ हो जाए, इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि अब ये जो एसिम्प्टोमेटिक बात उठी है कि 85% लोगों को एसिम्प्टोमेटिक वायरस का इफेक्ट होगा, तो ये बात को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि अब इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको डरने के स्थान पर इसको जीना और साथ में उसके लिए जो डिस्टेंसिंग का कंसेप्ट रखते हुए जितना ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे उसके साथ में हमको बढ़ना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। केंद्र प्रदेश सरकारों द्वारा विशेष प्रयास करके देखिए 3.5 टाइम्स बिल्टअप कर दिया मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, लेकिन जो वहाँ पे ग्राउंड में ज़मीनी हकीकत हुई है ब्रजेश जी, ये भी मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि मेरी जैसे जो आज लॉकडाउन हुआ तो उससे जो आर्थिक आपने बात उठाई है, मैं उसको सबसे पहले बात कहूँगा कि पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था हिल गई है। टूरिज्म सेक्टर हिल गया है, जो आपका होटल सेक्टर हिल गया है, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स पूरा बंद है। तो ये देखना पड़ेगा कि हमको बैलेंस करके कैसे ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। ये बात तय है कि इंडिया में और प्रदेश के देखिए इस एग्जाम्पल लीजिए कि आप हमारे यहाँ इतनी गरीबी है कि गांव में चलिए शहर में, कस्बे में, तो अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हो सकती है जब 11 आदमी एक मकान के अंदर रह रहे हैं। तो इसका मतलब ईश्वर ने यहाँ पर बेटर हमारे अंदर जो इम्यूनिटी जिसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी बेटर दी है हमारे प्रदेश और देश में। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। अब मैं ज़मीनी हकीकत के रूप में मैं आपको एक 2-3 उदाहरण रखना चाहूँगा जो कि मैं आपके माध्यम से शायद जो और लोग भी बात को जानें। ऐसे ये कहा जा रहा है कि उद्योग के बारे में मेरे विपिन मल्लन यहाँ पे नोएडा में, विपिन मल्लन नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। हमने उनसे कहा भाई कि देश में 7 लाख करोड़ रुपया बैंकों को दे दिया गया रिवर्स रेपो रेट कम करके। तो हमसे बोले सिंघल साहब मुझे 10,000 में से जरा एक उद्योग का नाम तो बताइए कि किसी ने ये रुपया लिया हो या किसी को देने का प्रयास हुआ है। आज की तारीख में भी पिछले 10 दिन में एक आदमी को कहीं कोई लोन की स्थिति पैदा नहीं हुई, कोई ग्राउंड पे किसी को मिला ही नहीं है, ना कोई लेना चाहता है। क्योंकि वो कहेगा साहब अगर मैं इस लोन को उठाऊंगा तो मेरे जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं, मेरे बिजली का बिल है, मेरे को लीज रेंट देना है, मेरे 50 किस्म के एक्सपेंसेस हैं, तो मैं फर्दर बैंकरप्ट होने के लिए ये लोन थोड़ा ना उठाऊंगा। तो ये ज़मीनी हकीकत पकड़नी पड़ेगी कि जो बातें हम घोषित कर रहे हैं उसका मौके पर क्रियान्वयन कैसे हो रहा है। लॉकडाउन का बहुत अच्छा है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, नोएडा में बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन ने इम्प्लीमेंटेशन किया, लेकिन जो उसका पैरेलल अगर देखेंगे तो आपको देखेंगे वहाँ पर उसका जो लोगों का इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स बंद होने से अर्थव्यवस्था पूरी बैठ गई है। तो जान भी देनी है लेकिन जहान भी चलाना है। तो जमीनी हकीकत यह है ब्रजेश जी कि किसी आदमी ने, मुझे आप एक आदमी से मैंने पूछा भाई 10,000 में एक ने तो लोन लिया होगा कि ना साहब, एक ने भी नहीं लिया। तो इसका मतलब फिर वो 7 लाख करोड़ रुपए खाली बैंक में रखने के लिए हैं या खाली किसी को देने के लिए हैं, ये सोचने की बात होगी। दूसरी बात वो कहते हैं कि साहब हम इसको किसी को कैसे चलाएं। कल ये गवर्नमेंट का ऑर्डर इशू हुआ है कि साहब अगर कोई किसी जगह सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं होगा तो मालिक जिम्मेदार नहीं होगा। अब आप सोचिए कि इस क्षेत्र में 20 एफआईआर दर्ज हो गई लोगों के खिलाफ। अगर मान लीजिए कोरोना किसी के अंदर निकल जाएगा, किसी आप ही के चैनल में बैठे बैठे किसी कर्मचारी को कोरोना हो जाए, कल को ब्रजेश मिश्रा जी को बंद कर दिया जाए, तो फिर तो ऐसे कौन व्यवसाय करेगा। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कल क्लैरिफिकेशन इशू किया है। मैंने इसको नेशनल चैनल पे भी उठाया था। अब ये क्लैरिफिकेशन आ गया होगा कि वो जिम्मेदारी उसकी नहीं होगी, लेकिन ये जो गवर्नमेंट के जो क्लैरिफिकेशंस होते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन जब तक ग्राउंड लेवल पे थानेदार या जो आदमी इंप्लीमेंट कर रहा है वो उसको नहीं करेगा तो उस बात में फिर कोई बात नहीं आएगी। तीसरी जमीनी हकीकत जो है आपको देखने के लिए, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जो कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, मान लीजिए
कल एक एक्ट में अमेंडमेंट हो गया, आपने हमारे जो एक्ट था एपिडेमिक एक्ट में, जिसमें डॉक्टर्स के लिए तो हो गया कि साहब उसमें सजा हो जाएगी, लेकिन लड़ाई तो पुलिस वाले भी लड़ रहे हैं और सब लोग भी लड़ रहे हैं। तो सरकार को जो सही बातें, जमीनी हकीकत को जानने का कोई व्यवस्था पहुंचे, तो उसमें जो आदमी लड़ रहा है तो उसके साथ पीपीई किट कितने के लोगों को लगा। अभी आपने खुद ही एक ट्वीट किया ब्रजेश जी, जिसमें ये कहा कि लखीमपुर में एक सीडीओ ने कितना अच्छा काम किया कि एक लड़के ने वहीं लोकल लेवल पे पीपीई बनवा ली। तो मैंने ऐसी जानकारी प्राप्त की अनौपचारिक रूप से लखीमपुर, तो मैंने ये जानकारी वहां के कुछ लखीमपुर की, मैं रहा हूं चीफ सेक्रेटरी, तो जानकारी ली भाई क्या हुआ। तो बोले कि साहब उसका पॉलीप्रोपिलीन जो होता है उसका खर्चा सरकार ने नहीं दिया, वो सीडीओ ने अपने दमखम भर के किसी पब्लिक से दिलवा दिया। अब मेरा प्रश्न फिर के बार बार मैं उठाता हूं कि जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में मिटिगेशन फंड का प्राविधान है तो सरकार उसको गठित कर दे। ये सारी चीज खर्चे जो हैं, मास्क है, पीपीई हैं, ये सब जो मशीनरी काम कर रही है उसको मुफ्त में मिलने चाहिए। कोई कलेक्टर के पास उत्तर प्रदेश में पीपीई किट खरीदने का अधिकार नहीं है। सिंघल साहब जो सेवा कर रहे हैं, सिंघल साहब मैं दावे से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी कलेक्टर के पास पीपीई किट खरीदने का अधिकार नहीं है, नहीं खरीद सकते। अगर है शासनादेश तो मैं चुनौती दे रहा हूं, दिखाया जाए। देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैंने भी इस बात की जानकारी लेने की कोशिश की। देखिए वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी तक हमने जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो रिस्पांस एंड मिटिगेशन फंड के हेड्स क्रिएट नहीं किए। दूसरा, कोविड बजट के, देखिए वेज एंड मीन्स के भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब पेट्रोल, इस राज्य सरकार में टॉप लेवल पे सबको संवाद करना पड़ेगा कि हमें पेट्रोल का, डीजल, पेट्रोल, एक्साइज, इन सब चीजों का रेवेन्यू स्ट्रीम पिछले 2 महीने से जीरो है। सर मैं किससे भी आगे बढ़ के आपको बताता हूं, 30% है मेरी नॉलेज के साथ। उत्तर प्रदेश मेडिकल इस परिप्रेक्ष्य में जो सप्लायर्स कारपोरेशन नाम की एक संस्था है आपके यहाँ, उसने घटिया पीपीई किटों की आपूर्ति की। डीजी हेल्थ ने इसकी शिकायत की जी। आपने कोई जांच नहीं कराई उसकी? नहीं कराई भाई, आपकी मर्जी, आप कराएं ना कराएं, सरकार आपकी। उसके बावजूद उसी डिफाल्टर कारपोरेशन को आपने फिर से 50 करोड़ रुपया दे दिया कि जाओ फिर पीपीई किट खरीदो। एक बार जब कोई डिफाल्टर साबित हो गया, एक बार जब गलत साबित हो गया, तो उसके ऊपर कार्रवाई न करके आपने उसको दोबारा दे दिया। सेंट्रलाइज्ड परचेज कर रहे हैं। अरे दीजिए कलेक्टर्स को अपने हिसाब से खरीदें। आप क्यों खरीद रहे हैं? वो भी तब जब वो कारपोरेशन एक बार गड़बड़ी में पकड़ा जा चुका है। देखिए ब्रजेश जी, मैं इस बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज ये राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रश्न चिन्ह है। तो एज प्रशासनिक अधिकारी जो मैं जिम्मेदार रहा हूँ, तो ये जो मैं इंडिविजुअल इशू में, क्योंकि मेरे को निजी जानकारी नहीं है तो इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मैं इस बात पे अपनी जगह कायम हूँ कि अगर ये दोनों फंड डिसेंट्रलाइज करके असेंबली से इस बात को पास करा के जिला मजिस्ट्रेट को वहाँ पे लॉन्ग टर्म दे दिए जाएंगे, तो निश्चित रूप से जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, अगर मान लीजिए मैं क्वारंटाइन में सेंटर बनना है, कितने सारे उसमें गद्दे लगने हैं, रजाई लगनी है, अगर मान लीजिए कहीं साइकिल लेके देनी पड़े, आज मान लीजिए कंट्रोल रूम खुलना है, कोई जरूरी नहीं सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम खुले, आप हर मोहल्ले में एक आईटी के बच्चे को कह दिए भाई तुम इस एरिया का कंट्रोल रूम हो, तो इसमें जो खर्चा होगा, तो मेरे को कहना है कि रिकास्ट करना अपना बजट बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। आपको बजट की प्रायोरिटी दूसरा मैं आपसे समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने अभी नॉर्मल पिछले महीने अपने जो विधानसभा से बजट पास किए उसमें तमाम बजटरी एलोकेशंस किए हैं। अब हम इतनी बड़ी विपदा का सामना कर रहे हैं कि अब हमारे पास, तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि जीएसटी हो, एक्साइज हो, बाकी टैक्सेस हो उत्तर प्रदेश को, इस महीने तो घट के मुझे लगता है 60-70% आपके टैक्स कलेक्शन घट जाएगा इस दौरान। और अगले 2-3 महीने ये स्थिति रहेगी, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में ओपन होगी। तो क्या ये वक्त आ गया है कि हमें बजट रीएलोकेशन का प्रबंध करना चाहिए? असेंबली का कोई स्पेशल सेशन बुलाया जाए, बजटरी रीएलोकेशंस होने चाहिए, जो हमने मंत्रालयों को पैसे दिए हुए हैं या जो अर्लियर सैंक्शन हो चुके हैं असेंबली के थ्रू, ताकि हम उस पैसे को दूसरे डिजास्टर के दूसरे कामों में इस्तेमाल कर सकें। देखिए ब्रजेश जी, मैंने आपसे पुनः निवेदन किया है कि जितनी मेरे को ज्ञान है 38 वर्ष का, इसमें कोई चारा नहीं है, बल्कि कोविड बजट के नाम से एक बजट को पूरा रिकास्ट करना होगा, अपनी प्रायोरिटीज़ को आपको शिफ्ट करना होगा। आपके जो जान है जहान है के साथ में जो जहान है का मॉडल करना है, उसमें वो प्रोग्राम जिसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, जो आपके नए मॉडल ऑफ इकोनॉमी की आपने बात की है, तो हमारा स्वराज का जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है
कि स्वावलंबी सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना पड़ेगा। अब सेल्फ रिलायंट इंडिया बनेगा कैसे, इसका रोड मैप क्या होगा? तो इसलिए करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई सेल्फ रिलायंट इंडिया बने, लेकिन उसके हिसाब से आपको इंडस्ट्रीज जो आपके डिकंजेस्ट करने, आपकी प्रॉब्लम कहाँ है? एनसीआर में है, आपकी प्रॉब्लम बंबई कलकत्ता में है, बड़े शहरों में है, लेबर वहां से लौट के गई है, तो आपको रोजगार के साधन ब्लॉक लेवल पे वहां क्रिएट करने पड़ेंगे, डिफरेंट डिसेंट्रलाइज करने पड़ेंगे। अब रहते हैं संसाधन की बात, मैं तो कभी कभी बात आपको अन्यथा ना लगे और लोगों को अन्यथा ना लगे, तो हमारे देश में ये क्राइसिस का समय है, इस समय मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जकात है। जकात क्या होता है धर्म में? मैं 10% अपने आय का आपको दे दूंगा भगवान के लिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में मैं पैसे चढ़ाता हूं, तो क्यों नहीं हमारे जनप्रतिनिधि मिलकर इस बारे में सब आपस में बहस करते हैं कि जितना 90% पैसा जो जमा है इन सब चीजों में, उसको फंड्स क्रिएट करके आउट ऑफ बॉक्स उसका एक फंड बना दें। तो आप चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और ये जो ट्रस्ट है ये अपनी सार्वजनिक संपत्ति को घोषित करें और उस संपत्ति का एक हिस्सा कोविड के महामारी से लड़ने के काम आए, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए मेरा सिर्फ निवेदन है, ये इसको कोई अन्यथा ना ले, ये राष्ट्र जो भी चीजें हैं, धर्म जो है, धर्म किस लिए है? धर्म जीवन को चलाने के लिए है। एक आम इंसान का, एक जो हमारे यहाँ कहा जाता है गरीब की सेवा किसी मंदिर में जाने से अच्छा बेहतर है, इसीलिए हम लोग सब मिल को खिला पिला भी रहे हैं। तो ये बारे में कम से कम बहस जरूर छिड़े, आबादी पे बहस छिड़े, अगर आबादी नियंत्रण कैसे की जाए इस पे बहस छिड़े। आप जो मुद्दे इस समय हैं, अगर ज्यादा क्लस्टर्स होंगे, रोजगार पे बहस छिड़े, लेकिन उसको ग्राउंड रियलिटी पे हम लोग इंप्लीमेंट कैसे करें? जो ग्राउंड गवर्नेंस है सर वो पुअर है सर, कि अगर हमको जमीनी हकीकत नहीं जानेंगे, जो ग्राउंड गवर्नेंस है और जो आप एक्चुअल तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आई एम सॉरी बट ये सही है। मैं आपको एक अंतिम बात कहूंगा, मैं ये तो नहीं कहूंगा, देखिए मैं टिप्पणी इस पे नहीं करूंगा, आप लोग पत्रकार हैं, आप निष्पक्ष कोई भी बात कहना चाहें, मैं इस बारे में नहीं कहूंगा। देखिए हर एक ये नहीं कहूंगा पुअर है, बहुत अच्छी चीजें भी हुई हैं, बहुत अच्छे, अगर मान लीजिए 3.5 गुना मेडिकल फैसिलिटी बढ़ी है, जो जमीन पे बहुत से लोग घर में जो राशन पहुंच रहा है, पानी पहुंच रहा है, तो ऐसा नहीं कि हर चीज में अच्छाई भी होती है, कुछ कमियां भी होती हैं। तो जो सुझाव है वो सृजनात्मक रूप से देने चाहिए, वो कोई आलोचनात्मक सुझाव नहीं होते हैं। मान लीजिए कोई आदमी जो मिटिगेशन फंड होता है उसके अंतर्गत उसको पैसा मिल जाए। मैं आपको एफआईआर वाली बात कहता हूं, सर एक महीने से तो कह रहे हैं आपने कह दिया साहब हमने जिला अधिकारियों को अधिकार दो, दोनों फंड जिलों में क्रिएट कर दो, आप नहीं कर रहे हो। अब आप मेरे से उम्मीद करते हो मैं दिन भर मीठी मीठी बातें करूं, तो कैसे करूंगा? जब 1-1.5 महीने से नहीं सुन रहे हो तो सुनाना तो पड़ेगा ना। साहब ब्रजेश जी मैं कह रहा हूं, देखिए यही डिबेट का मतलब ही यही होता है। मेरा सिर्फ ये कहना है सब आदमी बेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक अनुभव को आदमी को साथ लेकर उस अनुभव को प्रयोग करें। मैं एफआईआर की बात इसलिए बता रहा हूं, आपने कह दिया जिन 6-8 लोगों के 10-15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, तो कम से कम ये शासनादेश कल जो आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनकी एफआईआर लग के उनकी एफआईआर तो खत्म हो, लोगों को एतबार तो हो कि साहब मैं फैक्ट्री चलाऊंगा, आगे मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी। बिल्कुल ठीक बात है, पहले से ही जब खत्म नहीं हो रही है, अमित पुरी जी मेरे साथ अधिकारी ने उसके खिलाफ अमित पुरी जी स्वागत है आपका। फिर कार्रवाई होनी चाहिए। हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे देखना चाहिए। दुनिया अगर एक गांव है और हम सब इस दुनिया के हिस्सेदार हैं, एक वायरस सिर्फ एक सीमा तक नहीं बंधा, एक घटना तक नहीं बंधा, उसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया। ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है कि हमें कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस अब चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हो, आर्थिक मामलों के क्षेत्र में हो, सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को समझने के लिए हो, या अपनी समस्याओं को हैंडल करने के लिए हो, या फिर कोरोना से लड़ने के लिए हो। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि सरकारें इस पर कोई एक 360 डिग्री का कोई एक कंप्लीट कार्य योजना के साथ क्यों नहीं आ रही? ब्रजेश जी मैं समझता हूँ आज के इस विषय के ऊपर, ठीक है आपने मुझे एक राजनीतिक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी के नाते आमंत्रित किया है, लेकिन विषय को मैं राजनीतिक कार्यकर्ता और परिधि के बाहर ले जाने की अनुमति के साथ विषय को रखता हूं। यस प्लीज गो अहेड। कुछ दिनों पहले जब यह कोरोना की क्राइसिस चली तो मैंने एक थॉट प्रोसेस मेरे मन में आया, वहीं से मैं बात को उठाता हूं। अभी तक मानव इतिहास में हम AC और BC पढ़ते थे, बिफोर एंड आफ्टर क्राइस्ट, लेकिन ये जिस मैग्नीट्यूड का एपिडेमिक है, अब मानव इतिहास लिखा जब जाएगा आगे, ये मेरे मन की कल्पना है, हो सकता है गलत हो सही हो, बिफोर एंड आफ्टर कोरोना
ये ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, एक ऐसा स्टेप है कि इसके आगे इतिहास को दोबारा से और भविष्य को भी रेखांकित करना होगा। वहीं से आपका विषय आता है। ये सही है, ग्राउंड कवरेंस की एक एडमिनिस्ट्रेशन की आपने चर्चा की, लेकिन सच्चाई ये भी है कि नंबर ऑफ टेस्ट चाहे जितने हुए हों, जहां 23 मार्च को हम खड़े थे और आज 23 अप्रैल में हमने 5 लाख टेस्टों तक ले गए, रेशियो आकर के वहीं पर टिक रहा है। न्यूयॉर्क ने कितने टेस्ट किए हैं पता है आपको? ठीक अकेले है, एक शहर में। मैं विषय रख लूं, आप मैं क्वेरी करेंगे, करता चलूं ना, मैं आंसर करूंगा, मैं ताकि आंसर जनता करूंगा। को आप कंबल न उड़ाने पाए। मैंने कंबल नहीं उड़ा रहा, मैं सांख्यिकी का विद्यार्थी हूं, उसके नाते से आपसे शेयर कर 7 रहा हूं। लाख टेस्ट कर चुका है न्यूयॉर्क अकेले। बिल्कुल कर चुका होगा, लेकिन रेशियो वहीं पर आकर हिंदुस्तान का खड़ा है। जो डबलिंग रेट था केसेस का, वो धीरे धीरे नंबर ऑफ डेज उसके नीचे आ रहे हैं। बिजनेस और इकोनॉमिक साइकिल हो और या एपिडेमिक की साइकिल हो, इसको अगर टेक्निकली बोला जाए तो ये एक्सपोनेंशियल नेचर के कर्व होते हैं, यानी इनका कर्व आगे बढ़ता है इनफाइनाइट सीरीज में। ओके, लेकिन टेस्ट किट मंगा के चाइना से टेस्ट करते हो और फिर बताते हो टेस्ट बहुत अच्छा हो रहा है। अरे सुनते चलिए हुजूर, वो ठीक है, आपके रिजर्वेशंस होंगे, मैं रिजर्वेशंस को रिजर्वेशन मैं हमेशा मानता हूं, नजरिए हर नजरिए का मतलब है, हर नजर का आदर, बात कर रहा हूं, हर नजर का आदर, काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं। काल्पनिक नहीं, अगर मैं गलत हूं तो साबित करो। व्यवहारिक धरातल पे खड़ा हूं, मैं भी समाज में उतना ही हूं, प्लीज गो अहेड। मैं भी समाज में उतना ही हूं जितना आप हैं। लेकिन आज की तारीख में हमने जितने नंबर ऑफ टेस्ट किए, वो रेशियो हमारा, आप अमेरिका से तुलना कर रहे थे, नंबर ऑफ डेथ टोल्स उनकी ज्यादा है। मैं किसी फिनोमिना को वर्ल्ड वाइड करके हिंदुस्तान की ग्राउंड गवर्नेंस के ऊपर पर्दा नहीं डालने के लिए बैठा हूं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि हमारी नंबर ऑफ डेथ टोल्स भी कम है। आज जब हम 20,000 के पार आंकड़े में हैं, तब भी हमने 5 लाख टेस्ट कर लिए। तो सोशल माइग्रेशन का कोई डेटा है, कोई रिसर्च है, कोई शोध है मेरे दोस्त? मैं उस टॉपिक जो आप बताएं कि सामाजिक आर्थिक परिदृश्य पूरा देश का कैसे बदल गया। और बिजनेस तो आराम से जवाब, आराम से बिजनेस और इकोनॉमिक साइकिल हो या एपिडेमिक साइकिल, अगर उसका कर्व एक बार स्टैग्नेंट होना शुरू करता है तो वो डाउन साइज पे ही जाता है। ये वर्ल्ड वाइड स्टडी है, वर्ल्ड वाइड एस्टैब्लिश्ड फिनोमिना है, और इसलिए हम होपफुल है। भारत में ग्राफ कर्व हो रहा है कि कर्व अब इंक्रीज पे नहीं है, उसका ट्रेंड इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है। आज पता है कितने स्टैग्नेंट ट्रेंड पे है। नंबर ऑफ केसेस आएंगे, नंबर ऑफ केसेस आएंगे, लेकिन नंबर ऑफ केसेस की डबलिंग का डेज नीचे आ रहा है। डिबेट के बाद आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। बिल्कुल भेजिएगा। अरे ये तो संवाद है ना, ये शास्त्रार्थ नहीं है, ये संवाद है। नहीं, मैं चाहता हूं सच बात पहुंचे। अगर मैं गलत सच कह रहा हूं, मुझे जरूर टोकना। ये बिल्कुल सच है कि हमारे नंबर ऑफ डेज नीचे आ रहे हैं डबलिंग रेट के। खैर, अब आइए हम जिस बात के ऊपर है, यह सच्चाई है कि 90 का दशक अगर ग्लोबलाइजेशन का दशक था, दुनिया की इकोनॉमीज इंटीग्रेट हो रही थी, तो इस एपिडेमिक के बाद, इस घटनाक्रम के बाद, अपने अपने देशों के अंदर एग्रीकल्चर में क्लस्टर खेती हो, या जो लेबर गई है गांव के अंदर, अभी टोटल लेबर नहीं गई है माइग्रेंट, 70%, 50%, 60% लेबर गांव के अंदर गई है, बाकी अभी शहरों में है। लेकिन ये सच्चाई है, मेरा अपना मानना है, मैं बीजेपी के नाते से नहीं कह रहा हूं, मेरी भी अपनी एक सोशल स्टडी है, मैं उसके नाते से कह रहा हूं, लगभग जो गांव में गई हुई लेबर है, जो 60, 50, 60, 70% जो भी गई है, उसका 80% वहीं रुकेगा, क्योंकि वो स्किल्ड लेबर है। गांव के अंदर जो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर्स खड़े किए, हम मैंने बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, ओवर द ईयर्स जो सरकारों का एस्टेब्लिशमेंट रहा हो, गांव में जिस तरह की फाइनेंसेस जाने का और जिस तरह डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस पंचायतों का शुरू हुआ, उसका कहीं ना कहीं असर अब वो इस अवसर के रूप में, इस चुनौती को लेकर के गांव में ही, क्योंकि अब सवाल ये आएगा कि शहर में जाकर डबल रोटी मक्खन भले ही बाद में खाओ, गांव में तुरई रखी है, निनुआ रखा है, कुमड़ा रखा है, इसी में रोटी दाल का काम चलाओ। इंडस्ट्री बना दिए हैं आप, मनरेगा छोड़ क्या है गाँव में? गांव में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आजाद हिंदुस्तान के अंदर जो करंट 10 साल का सिनारियो हम लगभग देख करके चले, उसमें जितना इन्वेस्टमेंट गांव के अंदर हुआ है और जितनी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज गांव के लिए लेट डाउन हुई है, फिर आप शायद इससे पहले आजाद भारत में कभी नहीं हुई। आप प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क सुधार योजना की कल्पना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क सुधार योजना की कल्पना आज से 20 साल पहले कोई बता देता मुझे? रूरल ड्रिप इरिगेशन के ऊपर काम कोई मुझे इससे पहले बता देता? गुस्सा कर रहे हैं, सुनिए तो सवाल जी। मनरेगा और एग्रीकल्चर के अलावा क्या है गांव में? और इस वक्त तक करोड़ों गांव के लोग सुन रहे हैं। भाइयों बहनों, आप अमित पुरी को जवाब दो। बिल्कुल सुन रहे हैं, और इसीलिए मैं सुने आपको वो, मैं आपसे कह रहा हूं, गांव में कौन सी इंडस्ट्री 20 साल पहले ग्रामीण सड़क सुधार, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क सुधार योजना की कल्पना अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं की होती तो इस देश के अंदर ग्रामीण सड़कों के क्या हाल थे? मंडी यार्ड तक सड़कों के जाने की क्या स्थिति थी? फिर सड़क पे आ गए।
मैंने कहा कौन सा इंडस्ट्री खड़ी कर दी है गांव में कि लोगों को मनरेगा और एग्रीकल्चर के अलावा कोई काम भी है? ये जो 60% आप बता रहे हो, 70%, मैं बता रहा हूं, ये टका क्या करेगा जब कोई काम नहीं होगा? एग्रीकल्चर में देखिए, अरे भाई देखो, जिस समय डिमोनेटाइजेशन हुआ उस समय भी लोगों ने कहा था कि एग्रीकल्चर पूरी तरह प्रभावित होगा, लेकिन उस समय भी एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ी थी। दीपक सिंघल जी ने एक अच्छी बात कही कि हमको गांव में ही क्लस्टर एरिया चिन्हित करके, तो मैं कह रहा हूं गांव में ही उनको रोजगार के अवसर देने होंगे। बहुत अच्छी बात कही, मैं अप्रिशिएट करता हूं। अब भुसावल के केले का इंतजार नहीं होगा, अब केले की खेती लोग क्लस्टर करना शुरू करेंगे। वो पहले से कर रहे हैं, उसमें आपका कोई योगदान नहीं। अब नासिक, आप एक काम करो, इसको बीजेपी की तरह डिबेट को क्यों ले रहे हैं? आप इसको बीजेपी की तरह क्यों ले रहे हैं? सुनोगे ही नहीं, समाज अनंतकाल तक चलेगा, संवाद जाएंगी। संवाद करो ना। जैसे मान लो कि आगरा में है, आगरा में लेदर फैक्ट्री है, आप उसके जो कंपोनेंट्स हैं ना, वो गांव में कैसे बनेंगे, ब्लॉक एरिया में कैसे बनेंगे, हम कहाँ किसको रोजगार दे सकते हैं? जो बॉम्बे से एक्सपर्ट्स है, स्किल्ड लेबर आए हैं, उनको उनके हिसाब से काम दे दो, उनके क्षेत्र में काम दे दो, उनको जरूरत ही नहीं बम्बई जाए। यही बात तो दीपक सिंघल कह रहे थे। पिछले कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहे थे। पिछले 6 साल में मैं भी रॉकेट साइंस नहीं बता रहा। पिछले 6 साल में स्किल डेवलपमेंट को जिस तरीके से कोर फोकस एरिया पे गवर्नमेंट ने रखा है, ये एक चुनौती है कि इस अवसर को हम कैसे उसके अंदर आगे इस्तेमाल करें। ओके, हम सबके दोस्त और SM अशरफ साहब लंदन से जुड़ गए हैं मेरे साथ। ये बेचारे बड़े अनफॉर्चुनेटली गए थे कैरेबियन कंट्रीज कुछ धंधा पानी करने, लौट रहे थे तो लंदन एयरपोर्ट पर रोक लिए गए। अब ये पिछले 1 महीने 3 दिन से लंदन में किसी दोस्त के यहाँ शरण लिए हुए। अशरफ भाई कैसे हो, पहले तो ये बताओ। बस सर, आपकी दुआ है, खैरियत से है, कोई ऐसी बात नहीं है। जो हालात है वो भी आपके सामने, अब तो कोई चीज कहीं दुनिया की छुपी है ही नहीं, एक दूसरे के सामने है और इंतजार में है कि आगे कुछ क्या बेहतर हो तो उस लिहाज से फैसला अभी ये यूरोप में, ब्रिटेन में जहां आप इस वक्त हो, वहां इस महामारी का सामाजिक, सोशली, आर्थिक तौर पे और इस कोविड से लड़ने की जो तैयारियां हैं दूसरे देशों में, जिस कंट्री में आप ब्रिटेन में मौजूद हो, वहां पर तो मैं देख रहा हूं कि बड़ा डरावने तरीके से डेटा बढ़ रहा है। अब तक 19,000 मौतें रिपोर्ट हो चुकी हैं, 1-2 घंटे में भी आंकड़े और बढ़ेंगे। एकदम सही है, बिल्कुल जायज बात है। खुद यूके की हालत यह है कि यहाँ पे 600, 700, 800, इवन की 1000 तक यहाँ पे एक दिन के अंदर डेथ रिपोर्ट्स की गई। 18-19 हजार लोग अब तक यहाँ पे डेथ हो चुकी है। अब सवाल आपका एक जुमला बहुत अच्छा था कि हमें कोरोना के साथ जीना होगा। तो कोरोना तो ये इतनी जल्दी खत्म होने वाली चीज मुझे लगता है नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने सारे हरबे अपना लिए, जो कुछ भी कर सकते थे। सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, लॉकडाउन हो गया, उसका पालन शायद हमारे यहाँ से ज्यादा बेहतर यहाँ हो रहा है। उसके बावजूद आप देखें कि कोई पालन नहीं है। तो अब सवाल यह आया कि लॉकडाउन करके, कैद बना के कितने दिनों तक आप जो है लोगों को इससे अलग रख सकते हैं। खासतौर पे हमारे मुल्क में दूसरी परेशानियां हैं। आज किसी को इमरजेंसी हो जाए तो ओपीडी में कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं मिलेगा आपको, ओपीडी में आप दिखला नहीं सकते, इमरजेंसी में कहां लेके जाएंगे? तो आपको डिप्रेशन और दूसरे एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं लोग अब वहां। तो अब सोचना यह होगा कि लॉकडाउन ही वाहिद इसका हल नहीं है, और जब दुनिया के दूसरे मुल्क इस पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम कब तक इससे बच पाएंगे? ओके, ऑलराइट। नंदिनी प्रियदर्शनी जी मेरे साथ मौजूद हैं। नंदिनी जी, बहुत स्वागत आपका। मैं ये समझना चाहता हूं कि इसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव इस कोरोना वायरस के का और इसके जो दुष्परिणाम हैं वो अब सामने आ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात कही SM अशरफ ने कि लोग अवसाद का शिकार हो रहे हैं। कोरोना वायरस मेंटल हेल्थ का भी एक बड़ा हमें एक चिंताजनक पहलू है। और पिछले दिनों कुछ बड़ी सीरीज से घटनाएं भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिली कि लोग गुस्सा होकर बाहर आ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, उनको उनके सामान नहीं मिल रहे, जरूरत की चीजें का अभाव है। जिंदगी वैसी नहीं रह गई जो 1-1.5 महीने पहले हुआ करती थी जी। लोगों को कोरोना के साथ जीना सीखना है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हमारे पास क्या विकल्प मौजूद है? ब्रजेश जी, यहाँ पर बात हो रही थी कि किस तरह से स्टैटिस्टिक्स जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रीम है। जैसे हमें ग्राफ के बारे में पता चल रहा है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, या फ्लैटन हुआ है कर्व, लेकिन स्टैटिस्टिक्स जो है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन इमोशंस या इंसानों की व्यथा को बयान करने में उतना काफी नाकाम है। तो मेरा यही कहना है कि देखिए, पोस्ट कोविड मुझे लगता है कि ये जो फेस मास्क है, हैंड सैनिटाइजर हैं और सोशल डिस्टेंसिंग है, ये हमारी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा होने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि देखिए, हम लोग कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्लोडाउन की तरफ अग्रसर हैं,
और स्पेशली इससे जो हमारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, जो ऑलमोस्ट 80% उसमें जो वर्कर्स है, जो वर्कफोर्स है, जो विलेजेस से आते हैं और 40% उनका जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है, वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं और इससे जॉबलेसनेस बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और खाने के लाले पड़ रहे हैं। तो मैं सरकार से यही कहूंगी कि ये उनको पहले सोच लेना चाहिए था। मुझे लगता है कि जो गांव हैं, जो विलेजेस हैं, उसका उनको एक सिस्टमैटिक डेवलपमेंट करवाना चाहिए था, जैसे उनका अपना एक हेल्थ सिस्टम हो, एजुकेशन हो। स्वीडन जैसी जो कंट्री है वो हर्ड इम्यूनिटी के बारे में अभी बात कर रही है और हम लोग अभी फिलहाल लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, लॉकडाउन जो है ये उपाय नहीं है, ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है और जब तक इसका वैक्सीनेशन नहीं बनेगा तब तक मुझे लगता है कि हम लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन रहेंगे और डिप्रेशन के केसेस जो हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि जॉबलेसनेस है, लोग कहीं बाहर नहीं जा पा रहे। और साथ ही साथ देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं और अब्यूज के केसेस हैं घरों में, ये भी जो हैं वो आगे ये बढ़ ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन सब चीजों के बारे में भी सोचना होगा, इन एस्पेक्ट्स के बारे में भी सोचना होगा। सरकार जो है वो बहुत सारी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ग्राउंड लेवल पे आते आते उनका जो रूप है वो पूरी तरह से बदल जाता है। ऑलराइट, ओके, डॉक्टर अनूप अग्रवाल तो जी, मुझे लगता है कि जितनी भी मैं आपसे समझना चाहता हूँ, कोविड की लड़ाई में हम इतना आगे निकल गए हैं डॉक्टर अग्रवाल कि जो गंभीर मर्ज के लोग हों, मरीज हैं या दूसरे मर्ज के लोग हों, उनको हम सही से ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। लोगों के सामने मुश्किलें बहुत बड़ी हैं। ऐसे मसरफ जो बात लंदन में बैठ के समझ रहे हैं, हम लोगों को इंडिया में बैठ के इस बात को हम लोग फेस कर रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। आप लोग किस तरह की कठिनाई महसूस कर रहे हैं और आपके जो पुराने मरीज हैं वो सब लोग कहाँ हैं, कैसे हैं और आप उन लोग को क्या सोल्यूशन दे पा रहे हैं? देखिए ब्रिजेश जी, ये जो पॉइंट है, ये मुद्दा है कि जो भी मरीज हैं हमारे, आप अगर पूरे सभी मरीजों को 2-3 श्रेणी में करें, एक वो मरीज जिनको ओपीडी बेसिस पे हम लोग देखते आए हैं, जिनकी रोजमर्रा डेली प्रॉब्लम है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को आंख में दर्द है, कान में दर्द है, पानी आ रहा है, इन्फेक्शन है, छोटे मोटे हैं, एक वो सेट ऑफ मरीज हैं। उन सभी मरीजों को हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करके टेलीकम्युनिकेशन, ऑनलाइन, व्हाट्सएप के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, फ़ोन के थ्रू ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर डॉक्टर अपने हॉस्पिटल के थ्रू, अपने क्लिनिक के थ्रू मरीजों को एसएमएस भेज रहा है, अपने फ़ोन नंबर्स पब्लिक में दे रहा है और हम सभी डॉक्टर्स की पूरी कोशिश है कि इस तरह के मरीज जिनको फ़ोन के द्वारा या एसएमएस के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा या ऑनलाइन कंसल्टेशन के द्वारा जो भी सहायता दी जा सकती है वो दी जा सके। हमें भी उतना ही दर्द है, उतनी ही तकलीफ है, उतना ही कंसर्न है उन सभी मरीजों का जितना आप लोगों को है। हम उनसे अलग नहीं है। अब जहां तक सवाल आता है इमरजेंसी मरीजों को, हाँ, ये एक आज के डेट में बहुत बड़ी समस्या है। एक तरफ जहां पर लॉकडाउन की स्थिति है, हमारे हर स्टाफ को आने में प्रॉब्लम है। कुछ स्टाफ ऐसे भी हैं जो हॉट स्पॉट से बिलोंग करते हैं, वो नहीं आ रहे हैं, इस कारण अस्पताल पूरी तरह से कार्य नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ संसाधनों की कमी है। पीपीई किट, N95 मास्क, ग्लव्स मिलना, सैनिटाइजर मिलना, पिछले एक आज देश में से कोई भी इन जो चीजों प्राइवेट का हेल्थ सेक्टर है स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। उसके एंड से कंप्लेंट आ रही है और विशेष तौर पर मरीज कंप्लेंट करना, चाहे मेरठ हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, नोएडा, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली का एरिया, कि वो जब डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं या हॉस्पिटल में विजिट करते हैं आप लोगों के यहाँ, तो अधिकांश को ये कहा जाता है कि पहले कोरोना का टेस्ट करा के आओ। गरीब आदमी कहाँ कोरोना का टेस्ट कराए, उसके लिए कौन सी रिकमेंडेशन है, कौन सी लेबोरेटरी रखी है कि उसका कोई टेस्ट हो जाएगा? इसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, आपकी बात सही है। देखिए, समस्या ये है कि आपने सुना होगा, मैं लखनऊ का बता दूं कि पिछले 10 दिन में 3 अस्पताल बंद कर दिए गए और उन सब जगहों पे रीजन ये था कि वहां पर मरीज इमरजेंसी में इलाज कराने गया और 2 या 4 दिन बाद वो कोरोना पॉजिटिव निकले, दुर्भाग्यवश। अब आप समझिए कि अगर लखनऊ भर में इतने सारे अस्पताल हैं और रोज सब लोग धीरे धीरे बंद होने लगेंगे तो कितनी भयावह स्थिति होगी। आधे अस्पताल बंद होंगे और आधे लोग इस डर से नहीं इमरजेंसी कर पाएंगे कि कल मेरा अस्पताल बंद हो जाएगा, हमें कोरोना हो जाएगा, हमारे स्टाफ सारे क्वारंटाइन में हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, हमें इसका सोल्यूशन ढूंढना होगा
और मुझे लगता है कि जब तक कि हमारे पास रैपिड एंटीबॉडी किट एक अच्छी क्वालिटी के, अभी 4 दिन पहले आईसीएमआर ने कहा कि जो एंटीबॉडी किट्स अभी देश में उपलब्ध हैं उसके बारे में वो अपनी आख्या देंगे। आज की तारीख में प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट लैब के पास कोई भी ऐसे प्रमाणिक किट उपलब्ध नहीं है जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कर सकें, जो सस्ते हों और जो रिलायबल हों। जब हम रिलायबल से बात करते हैं तो हम किसी भी टेस्ट की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी की आप बात अपने करते लिए हैं। टेस्ट किट मांग रहे हैं, अगर कोई टेस्ट ऐसा है यहाँ भारत में अभी यही क्लैरिटी नहीं है कि पीसीआर बेस्ड टेस्ट कितने हैं, यहाँ यही क्लैरिटी नहीं है कि रैपिड टेस्ट कितने हुए हैं, यही क्लैरिटी नहीं है। अभी यही क्लैरिटी नहीं है कि जो 10 लाख या 15 लाख चाइना से हमने फॉल्टी किट मंगाई है उनका उपयोग करें कि ना करें, अभी इसी पे क्लैरिटी नहीं है। गोलमोल जवाब आता है आईसीएमआर से, क्या करें हम? यही बात ब्रिजेश जी मैं बताना चाह रहा हूं। हम अपने लिए किट नहीं मांग रहे हैं, हम आम जनता के लिए टेस्ट उसका होना जरूरी है। मैं यही बात बताना चाह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी इमरजेंसी अवस्था में अस्पताल पहुंचता है, आप कैसे जानेंगे कि ये एसिम्प्टोमेटिक कोरोना इसको है या नहीं है? आपने उसको अस्पताल आपके यहाँ कोरोना का अगर मरीज मिला मैनेजमेंट हो तो रहा है, आपका काम धंधा बंद, आपका अस्पताल सील हो जाएगा। तो अस्पताल बंद। हाँ, आज भी लखनऊ में और उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है ये कहा जाता है कि अस्पताल के उससे ज्यादा ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये कहा जाता है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण कोरोना का ये मरीज पकड़ा गया। और सुनिए एफआईआर भी हो सकती है। स्थिति में आप समझिए, सुनिए ना, आप पर एफआईआर भी हो सकती है। समझिए तो ब्रजेश भाई ये जी, क्या साबित करता तो है? ऐसे में आप समझिए ब्रजेश जी कि हमारी क्या मनोस्थिति होगी ऐसी स्थिति में। हम कैसे वो इलाज देंगे? आप तो हम गन 10 पॉइंट बार पे काम कर रहे सोचेंगे, हो, डरेंगे। गन इसीलिए पॉइंट मैंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो प्राइवेट जूझ रहे हैं। नंबर 1, हमारे पास कोई ऐसा टेस्ट नहीं जहां पर हम स्क्रीनिंग कर सकें जी। नंबर 2, हमारे पास उस संसाधन से लड़ने के लिए किट, मास्क वो उपलब्ध नहीं है कि हम सबको भारी मात्रा में अपने स्टाफ और अपने को उपलब्ध करा पाए। देश में अभी आप ही ने बताया था कि यूपी में एक पीपीई किट का घोटाला हुआ कि उन्होंने सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का दे दिया। आपको मैं बताऊं कि उत्तर और उन्हीं को फिर से काम दे दिया गया कि अब तुम और खरीद लो। 1200 रुपए लगा। आपको पता है 27 अप्रैल को वो टेंडर निकाल रहे हैं जी, आपने देखा होगा वो टेंडर। क्या फिर जी इस मुझे एक महीने का लॉकडाउन का क्या फायदा हुआ, मुझे ये तो बताइए। आप ये बताइए कि जहां पर ओके ऑलराइट, बीरेन जी आ गए हमारे साथ। यहां पर मैं आपने जो जी लॉकडाउन का फायदा देखिए, दो बातों को मैं आऊंगा, जरा एक सेकंड रुक जाए, बीरेन जी की जरा राय ले लूं। एक सेकंड आप लोग रुक जाइए भाई। बीरेन जी जरा कुछ अपडेट्स बताइए कि आज क्या हुआ उत्तर प्रदेश में। ब्रजेश जी, यूपी में 1621 लोग कोरोना से प्रभावित हैं अभी, और जिले बढ़कर 57 हो गए हैं, और 5 ऐसे जिले हैं जहां पर 100 से ज़्यादा मरीज हैं, यानी कि आगरा में 346 हैं, और लखनऊ में 174, कानपुर में 113, मुरादाबाद आज सैकड़े की संख्या पार करने वाला जिला है, वहाँ 104 हो गई है, नोएडा में 112 हैं। ये जो संख्या है जिसमें आप नोएडा में 112 बता रहे हैं, दीपक सिंघल जी बैठे हैं वो जान लें कि 112 में 56 लोग ठीक हो चुके हैं। तो नोएडा मरीजों की संख्या में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन ठीक भी ज़्यादा हो रहे हैं। 25 मौतें ब्रजेश जी, बड़ी बात है, कोई होना, एक भी मौत नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस प्रदेश में कच्ची दारू पीने से इतना आदमी एक गांव मर जाते हो, वहाँ अगर कोरोना 25 मर गए तभी बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब पीपीई किट के नाम पर ये सरकार बरसाती पन्नी डॉक्टरों को दे सकती है कि इसको पहन के जाओ इलाज करो, तो अगर 25 आदमी मर गए यूपी में तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं लगती है। अब आज बात हो रही थी कि साहब ग्रामीण और अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी और बहुत सारे रोजगार के नए साधन, ग्लोबल पर्सपेक्टिव अमित पुरी जी समझा हो जाएगा। तो गांव में जैसे बरसाती पन्नी और ग्लोबल पर्सपेक्टिव, जब शहरों में ये हाल है कि नोएडा में और मेरठ में जब पीपीई किट के नाम पर डॉक्टरों को बरसाती पन्नी पहना दी गई, जो स्वाइन फ्लू के टेस्ट के लिए समय खरीदी गई थी, 115 रुपया उसकी कीमत है, और जो आज पीपीई किट आ रही जिसको आईसीएमआर ने रेकमेंड किया है उसकी मिनिमम कीमत 1065 रुपया है। तब 115 रुपया में क्या पहनाए होंगे आप जान लीजिए। दूसरा, भारत के गाँव में
डॉक्टर साहब आऊंगा, थोड़ा वेट कर पकौड़ा तलने के अलावा और कौन सा रोजगार है? चाय बनाओ, होटल, पकौड़ा तलो, या खेत किसानी, गेहूं, चावल, धान पैदा करो, वो भी बेमौसम बरसात। अभी देखिए पर ये तो बरसात बता हुई, रहे थे कि गांव में रोजगार ही रोजगार है, पूरी जी भी बता रहे थे। गांव में रोजगार प्रधान जी के पास है, जेका चाहेंगे देंगे, जेका चाहेंगे नहीं देंगे। कितना लड़ाई होगी गांव में। और गांव में कोई फेयर लवली बनाने की फैक्ट्री तो लगी नहीं है कि हर आदमी चेहरा चमकता हुआ मिले, कोई मायूस ना नजर आए। अब इतनी बड़ी महामारी है ब्रजेश जी, इसका ये होता आकलन- है पूरी साहब एक ग्राउंड के जर्नलिस्ट की जानकारी। आता हूँ, सुनिए मैं आप। आता हूँ, मैं सुन रहा हूँ, नहीं। शांति से सुन रहा हूँ। आज तो जो है पूरी साहब कीवी को खाने वालों केला- की समस्या ज्यादा है ना, दे आर चूजी। हाँ, देखिए समोसा पकौड़ा जहाँ हम पर भारतीय का रोजगार भोजन हो, आज भी बहुत सात्विक है। ये तेल पे बात नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं तेल पियो पिलाओ। कह रहे हैं सात्विक भोजन कर लो। हाँ हाँ, ब्रजेश जी, हिंदुस्तान में जो महामारी चल रही है इसकी मृत्यु दर अधिकतम 4% है। अगर 100 आदमी कोरोना से बीमार होगा तो 4 मरेगा, जबकि चीन में मात्र 2% रही है। और 100 साल पहले ठीक 1918-20 में एक स्पेनिश फ्लू आया था जिसमें 5 करोड़ लोग मरे थे, उसको भी महामारी घोषित किया गया था। H1N1 जी। स्पेनिश फ्लू था। और उसके बाद 1957-58 में एशियन फ्लू आया जिसमें करीब 20 लाख लोग मरे। जी। उसके बाद से कोई इतनी बड़ी महामारी नहीं आई। जी वीरेंद्र जी। ये महामारी आई है और 4% इसमें बताई जा रही दर होगी मौत की। लेकिन जो आंकड़ा है जो भयावह है, जो लोग बता रहे हैं, आकलन कर रहे हैं कि इसमें 10 करोड़ लोग पूरी दुनिया में मारे जा सकते हैं। संख्या ज्यादा भी हो सकती है, जो रिपोर्ट का अध्ययन का है। लेकिन अब हमारे यहाँ तो अभी मजदूर भूख से मर रहे हैं। ये बात स्वीकार कर रहे हैं लोग कि 70% मजदूर गांव लौट आया है, 30% शहर में फंसा है, वो बीमार है, वो भूखा है, उसके पास पैसा नहीं है, राशन नहीं है। ये सच्चाई हर कोई जान रहा है। 3 तारीख तक लॉकडाउन है। जी, अगर लॉकडाउन नहीं बढ़ा कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। तो आज जो 23,000 संख्या है हमारे यहाँ, ये 1 लाख होती लॉकडाउन की वजह से हम बचे हुए हैं। 1 लाख कोरोना मरीज होते। अगर 3 तारीख को लॉकडाउन हट जाएगा तो 133 करोड़ के देश में कितना बढ़ेगा, अब ये हर आदमी अपना अपना तय कर ले। जी जी जी। ब्रजेश जी, गांव शहर की तुलना में हमेशा अच्छा रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और गांव में आदमी भूखों नहीं मरता है, एक दूसरे का बड़ा सम्मान होता है, पहचानते हैं, शहर की तरह अपरिचित नहीं रहते। बगल में कोई मर जाए वो अपने घर में बैठ के खाना नहीं खा सकते। संवेदनाएं आज भी जिंदा हैं। लेकिन उस गांव को हमने दिया क्या है? 24 घंटे बिजली नहीं है, सड़क अच्छी नहीं है, बरसात में पूरी नालियां बजबजाती हैं, लोग छप्पर के घरों में रहते हैं, रोजगार नहीं, मनरेगा के नाम पर प्रधान जी की मनमानी है, तमाम सारी चीजें हैं। ये बीडीओ, सेक्रेटरी, प्रधान, इन्होंने गांव का कबाड़ा कर रखा है। गांव इतनी जल्दी सुधरेगा नहीं। लेकिन चलिए, जी, जो लोग आज इस देश में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 1 महीना और रुके, मई का आंकड़ा देखेंगे। वो शहर और गांव की तुलना पर एक बात कहूंगा आज कि तेरे इस शहर से मेरा गांव लाख गुना अच्छा है। यहाँ प्यार दुलार सब मिलता है। महामारी हो या अकाल, यहाँ कोई भूख से नहीं मरता है। अब ब्रजेश जी, शहर के लिए भी कहूँगा कि वो मेरे शहर में भूख से मर गया। राशन तो बहुत बट रहा था, लेकिन वो फोटो से डर गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक सिंघल जी की तरफ रुख करना चाहता हूँ। दीपक सिंघल जी, देखिए, थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव पर भी लौटा जाए। सबको पता है कि ये वायरस वुहान चाइना से निकला। चाइना की भूमिका इसमें बेहद संदेहजनक है। चाइना पर जो निर्भरता है पूरे दुनिया भर की, वो बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, सर्विस सेक्टर का भी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी, इंडस्ट्री सेक्टर का भी। क्या अब यह वक्त आ गया है कि हमें चाइना पर अपनी निर्भरता को, पूरी दुनिया को कम करना पड़ेगा? थोड़ा टेक्नोलॉजिकल हमको शिफ्ट करना पड़ेगा, चाहे वो साउथ कोरिया की तरफ, चाहे वो जापान की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की तरफ। अब पूरी दुनिया ने चाइना से को बाइकआउट करने का वक्त है। चाइना से हमको अब इन सब चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा अगर दुनिया को बचानी है तो, अगर एक ध्रुवीय व्यवस्था से बचना है तो।
ब्रजेश जी, देखिए, इस दिशा में केंद्र सरकार ने अभी जो निर्णय लिया है कि जो हमारी एफडीआई नीति है उसमें जो चाइना से इन्वेस्टमेंट आते थे या नेबरिंग कंट्रीज़ के इन्वेस्टमेंट की परिभाषा में लेते हुए अब ऑटोमेटिक रूट से हटाकर एफआईबीपी रूट में कर दिया। ये बहुत ही खतरे की घंटी थी कि कोई जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में आके चाइना जो है कहीं से भी इनसाइड इन्वेस्टमेंट कर ले और इंडिया आगे चल के चाइना की कॉलोनी बन जाता अगर ये एफआईबीपी रूट की जगह ऑटोमेटिक रूट पे रहता। तो लोगों ने शुरुआत तो केंद्र सरकार की तरफ से इसमें पहल हो चुकी है जिसमें चाइना काफ़ी अपोज भी कर रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे देखिए एनवायरनमेंट के फील्ड में देखिए, अगर हम भी दुनिया भर की कॉन्फ्रेंसेस में गए हैं, एक कार्बन को लेकर पूरी दुनिया में बहस छिपी थी कि जो कार्बन फंड बना था कि जिसने पूरी दुनिया में प्रदूषण ज़्यादा फैलाया उस देश पे दंड लगता था। तो इस पे बहस शुरू होनी चाहिए पूरे देश और प्रदेश स्तर पर से लेकर देश स्तर पर कि जिसने एपिडेमिक फैलाया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वुहान से शुरू हुआ, तो जिसने ये एपिडेमिक बनाया तो उसका एपिडेमिक का भी दंड उस देश के ऊपर लगना चाहिए। और इसकी शुरुआत जो है, अगर मान लीजिए डिप्लोमेसी के एंगल से मैं निजी राय व्यक्त कर रहा हूँ, बाकी तो हमारे इस देश में बहुत फॉरेन सर्विस के बहुत विद्वान हैं, बड़े बड़े लोग इसमें काम करते हैं, लेकिन अगर जो चाइना का इन्वेस्टमेंट यूएस ट्रेजरी में है, करीबन 1.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट चाइना का यूएस ट्रेजरी में है। आज मान लीजिए यूएस उस पर सैंक्शन लगा देता है, हम लोग को दबाव बनाते हैं कि साहब वो चाइना का पैसा को यूएस ट्रेजरी जब्त कर ले, चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि हमारे जो छोटे स्तर पे भी प्रदेश स्तर से देश स्तर पे हर एक को जो अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे जापानीज़ टेक्नोलॉजी है, ताइवान की टेक्नोलॉजी है, आपकी साउथ कोरिया की टेक्नोलॉजी है, इन लोगों से इनके एम्बेसी से संपर्क करके और इनसे हमारे पास अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ कहाँ से आ सकती हैं। हमको दूसरी बात है अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। आज मान लीजिए उत्तर प्रदेश में किसी दवाई पर रिसर्च करनी है तो उसके लिए पैसा इन्वेस्टमेंट है क्या? अगर आप मान लीजिए ईमानदारी पूर्वक हम लोग देखें तो बरसाती पन्नी खरीदने से फुर्सत प्रदेश सरकारें कौन सा पैसा खर्च कर रही है? महामारी में भी पैसा बनाने से आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट तब रिसर्च करेंगे ना। अब देखिए साहब, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं इंस्टीट्यूशनल बात कर रहा हूं। ऐसे समय में हमको देखिए जो भी स्थिति है, ऐसे समय में जी नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूं ब्रजेश जी आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, बट मैं एज वरिष्ठ जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी जो रहा हूं उसके आपने मुझसे पूछा तो हमको ये जो मैं इंस्टीट्यूशनल बात कह रहा हूं, इंस्टीट्यूशनल एक फंड क्रिएट किया जाना चाहिए। आई डू एग्री। चेंजेस क्या क्या करने हैं हमें इंस्टीट्यूशन। अब जैसे किसी ने अभी ग्रामीण क्षेत्र में बात की, मतलब मेरा ये कहना है कि आपको अपने रिसोर्सेज को रीओरिएंट करना पड़ेगा, अपने बजट को भी रिकास्ट करना पड़ेगा, कोविड बजट लाना पड़ेगा, नंदिनी जी बस फौरन आपके पास आता हूं, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और गांव से मेरा ये जो मैं 1 मिनट के लिए आपके ब्रजेश जी कह रहा हूं, जैसे किसी ने कहा गांव में रोजगार, तो मैं सिर्फ कह रहा हूं कि ब्लॉक हमारे गांव की इकाई होती है जिसमें 100 गांव होते हैं। अगर आप इमेजिन करें कि वो ब्लॉक स्तर पे 200-400 एकड़ में कुछ जो ऐसी जो कि इंडस्ट्रीज हैं वो उधर की तरफ मोड़ी जाएं तो 6 महीने 8 महीने साल भर लगेगा, लेकिन रोजगार के साधन वहां पर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाने पड़ेंगे। और एग्रीकल्चर की जीडीपी जो आज 1-1.5% चढ़ती है उसको बढ़ा के 5-6% का एक डेफिनेट प्लान लाना पड़ेगा। इस विषय में लोग सब सोच रहे हैं, लेकिन मेरी सिर्फ एक निवेदन है कि हम जो सोचें और जो कहें वो उसका तब फायदा जब धरती पे इंप्लीमेंट। तो मैं हमेशा से ग्राउंड एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूं, कोई फायदा नहीं हम किसी भी चीज को कहें कम, धरती पे दिखाई दे आदमी को। गो अहेड, योर कमेंट्स आर 20 सेकंड। देखिए, मुझे लगता है कि अभी ये कहा गया था कुछ दिनों पहले तक कि कटाई का सीजन शुरू होने दीजिए, ये एपिडेमिक बहुत बढ़ेगा। मैं ये तो नहीं कहता जितनी अमेरिका की आबादी है 33 करोड़, उससे काफ़ी बड़ी मात्रा में हिंदुस्तान में कटाई पर लोग मैदान में थे और एपिडेमिक का रेट सामने। जितनी वर्कफोर्स हमारी एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए आज लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पे है, वो संख्या कहीं ना कहीं इटली की आबादी से कम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने, भारत की अभिप्सा ने, यहाँ की एस्पिरेशंस ने उसको कंट्रोल किया। क्योंकि एक निगेटिव बात है ना, हाथ धो के पीछे पड़ना, लेकिन कोरोना का इलाज भी वही है। अभी चर्चा हो रही थी कि इमोशंस स्टैटिस्टिक्स में कैटर नहीं होते। भाई वो मोटिवेशनल स्पीकर्स आज कहाँ हैं जो प्रसन्नता काल में प्रसन्नता बांटते थे? वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिशनर्स पूछो आज कहाँ है? प्रसन्नता साइकोलॉजिस्ट कहाँ है जो हैशटैग लगा करके इस्तेमाल कर रहे थे? कोविड मेंटल हेल्थ
आज और बोलिए ना, गाँव, कौन सा मध्य उनका प्रदेश का गाँव इंस्पिरेशनल देखिए, थॉट आया इस उत्तर देश को प्रदेश का चुनने में? गाँव देखिए, एक यूट्यूब पे झारखंड का वीडियो गाँव दिखा देखिए, दीजिए, वहाँ पे बच्चे मैक्सिमम परेशान है महिलाएं जो लॉकडाउन में है, ऑनलाइन वो टीचिंग एनीमिक के होती लिए, हैं, उनको वो आप मैक्सिमम स्ट्रेसफुल कर महिलाएं वहाँ नॉन स्ट्रेसफुल एनीमिक होती करने के हैं, लिए वहाँ के पूरी बच्चे सुन सी लो, आपने बेहोश टेक्निक होते हैं, इस्तेमाल सुन तो लो, की, उनके जरा पास हमको शिक्षा बताएं। नहीं है, पूरी जी उनके सुन पास तो लो। सारी स्वास्थ्य जिम्मेदारी व्यवस्था नहीं है, सरकार के और साथ आप है, लोग कोविड समाज की 19 से जिम्मेदारी लड़ने की का है, बात करते हैं, समाज की सब जिम्मेदारी झूठे का है। claims तो हैं, सरकार झूठे क्यों आए हो claims फिर? हैं। वाले तो सरकार क्यों बात- आई फिर? कहाँ इस तथ्यों पे साइकिल को बात- ब्रेक तथ्यों पे करने बात के लिए कीजिए, न्यूरो लिंग्विस्टिक तथ्यों पे बात प्रैक्टिशनर्स कीजिए। है, वेयर आर दे? नहीं, बोलिए नंदिनी जी, नंदिनी जी गो अहेड। कहाँ डरे बोलिए। हुए बैठे हैं वो लोग? भाई पुरी जी बोलने तो दो, क्या किसी का मुंह बंद कर दोगे? नहीं, मुझे भी आपने मुझसे कहा हाँ तो उनको मैंने कहा बोलने दो ना। बोलिए बात नंदिनी जी। इमोशंस की आई तो मैंने कहा हाँ। कि इमोशन समाज करे, जब काम करने की बारी है तो समाज करे। Where is artificial intelligence? आप देखेगा भारत का पीक आना बाकी है। आई बेग अगर टू लॉकडाउन खुलता है तो हमें ये पैनिक पूछना बाइंग होगा के ना मैं सरकार खिलाफ हूँ। से कि भारत क्या का हमारे पीक आ पास चुका है, वेंटिलेटर्स ये हैं? पैनिक बाइंग के क्या खिलाफ हमारे है। पास- आप लोग ये टेस्ट क्या करना हमारे चाहते पास हैं, PPE ये हो जाए तो है? आगे क्या क्या होगा, हमारे पास ये हो जाए तो आगे क्या सैनिटाइजर होगा? हैं? क्या मुंह बंद अगर कर दो सबका, हमारी किसी को फैमिली बोलने मत इस दो तरह पूरी के जी। जो लोग हैं उनको बचाया जा सकेगा? नहीं बचाया जा सकेगा। क्या हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ है? पूरी सुदृढ़ आपसे है। मैं पूछ रही हूँ ना, क्या पूरी हमारी सुदृढ़ स्वास्थ्य व्यवस्था है, इतनी पूरी सुदृढ़ है? सुदृढ़ है। आप इस अंजामों से कि आगे और All बुरा right. होगा, ये All right. तबर्रा अशरफ पढ़ने भाई, वाली अशरफ ब्रिगेड भाई, बंद होनी चाहिए। अशरफ भाई, ये अभी हालात कैसे हैं उधर? पुरानी वाली जरा ब्रिगेड गाँव बंद होनी जाके चाहिए। देखिए। जी सर। तबर्रा अभी हालात उधर कैसे हैं? नजर आएंगी। आप मुझे कह रहे थे भरोसा हालात रखिए कैसे इस हैं? देश के चिकित्सकों लॉकडाउन पे, का पालन हो रहा नहीं हो रहा? देश की ओके पुरी जी, हुकूमत और इस ओके देश के पुरी जी, आम ओके, लोगों ओके। की इच्छा शक्ति All पर right, लोग all बाहर right. जाते हैं। All right, dear Negative friends, thoughts से okay. कोई मन के हारे Okay. हारे, मन के जीते अरे सब रोज पुलिस इंग्लिश सरकार कैंपेन कर रहे हो। लोग बाहर जाते हैं, अरे 10-10, negative 15-15 thoughts नहीं लोग करनी एक चाहिए। एक रूम में एक जानवरों की motivational तरह बात रहते इनसे हैं। निकली हो तो क्यों बताइए नहीं आप इन लोग लोगों को। रोजगार की व्यवस्था गांव में ही बड़े भारी करते हैं? एक्सपर्ट्स और मोटिवेशनल स्पीकर ओहो। एक मोटिवेशनल बात किसी कहे तो महिला पर बताएं। ऐसे कमेंट ना करो पुरी जी कि कोई कह रहे हैं कहाँ चलिए। के एक्सपर्ट। अरे भाई हर किसी को जानकारी है, आप ही अकेले नहीं, परमानेंट मैंने थोड़ी ये ना नहीं हो। कहा, मैंने बोलिए कहा नंदिनी जी, मोटिवेशनल एक्सपर्ट्स बोलिए। ने देखिए, एक लाइन आप कही तो हो महिलाओं तो के मुझे लिए भी कुछ भी बताइए। बोल देते हो। कहीं आपने सुना आप हो तो लोग का तो बताइए। समझ भी नहीं आता, हर कुछ भी कह देते हो। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रजेश जी, कुछ बात कहना चाहूंगा। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाना चाहिए। ब्रजेश जी, मैं कुछ कोई बात कहना एक्सपर्ट नहीं चाहूंगा। हूँ। सर, मैं लेकिन क्षमा अभी चाहता हूँ, मेरे पुरी पास जी, वक्त खत्म हो अगर गया है। आप अच्छे स्कॉलर हैं, All right. अच्छे रिसर्च स्कॉलर हैं, Okay, तो yes, आपको एक Dr. अनूप, interdisciplinary Dr. अनूप, go ahead, approach Dr. अनूप, go रखना ahead. होगा। सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं Dr. करनी अनूप, होगी, go ahead. आपको Whoever speaks economic statistics, society I के speak बारे में about बातें बात कहना करनी चाहूंगा होगी। मैं। Where are the motivational speakers? Thank now? you. What are they? Thank you, my dear friend. Don't fight, don't fight, don't fight. Don't fight, don't fight, don't fight. Thought से देश मत लड़ो। नहीं Please चलता। try to understand. नेगेटिव पैनिक बाइंग से देश नहीं हाँ, चलता। बस इनसे सवाल मत करो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। This is मेरे not पास- negativity. ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्षमा चाहता हूं जिनके स्पीकर्स को इस राउंड में अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल पाया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। दुनिया भर में कोरोना वायरस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत पावरफुल वायरस है। ये लगातार बढ़ रहा है। आप घरों पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।